आपको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे रिसर्च का मूल बेसिक टर्म क्या है। रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब है आपकी न्यू डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी को आप खोज भी कह सकते हैं, हिंदी में जाएंगे तो फंस जाएंगे आप, वो हिंदी में कुछ भी शब्द दे सकते हैं आपको। तो आप ध्यान रखिए, न्यू डिस्कवरी नवीन खोज की बात होती है, लेकिन किस चीज़ के बारे में खोज करनी है हमको ज्ञान की खोज करनी है। ठीक है, तो ये जो रिसर्च है इसी के माध्यम से क्या करते हैं हम नवीन डिस्कवरी करते हैं, न्यू डिस्कवरी करते हैं किसकी? किसी भी ज्ञान की। तो जो भी आप सिद्धांत देखते हैं, ठीक है, जो भी आप थ्योरीज देखते हैं, चाहे वो आप मोटिवेशन की बात करें, चाहे आप वो लर्निंग की बात करें, ये सब क्या है? शुरुआत कहाँ से होती है इनकी? शुरुआत होती है इनकी रिसर्च से। इस रिसर्च पे क्या किया जाता है? इस रिसर्च पे, जिसको हम कहते हैं शोध की जाती है। शोध के बाद नवीन ज्ञान मिलता है। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो पावलोव ने पहले क्या किया? पहले रिसर्च किया है ना। किस पे कर रहे थे वो? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स, है ना, जो हम खाना पचाते हैं जानवरों का, उनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, है ना, उनकी शोध चल रही थी। और वो करते करते उनको क्या मिला? उनको करते करते वो नवीन ज्ञान मिला, उनको करते करते वो नवीन मतलब न्यू डिस्कवरी मिली उनको। ठीक है, तो रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है, शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? हमको नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है या नवीन ज्ञान की खोज होती है। ज्ञान यहाँ पे मुख्य शब्द हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब हम बात करेंगे साइंटिफिक रिसर्च की। अब यहाँ पे किसकी एंट्री हो गई है? आपके विज्ञान की एंट्री हो गई है। ठीक है, कि साइंटिफिक रिसर्च में, वैज्ञानिक शोध में किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर क्या होता है? ये होता है आपका सिस्टमेटिक, है ना, यानी कि व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित ढंग से। और क्या होता है? दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, है ना, वस्तुनिष्ठ। क्या उसके पीछे वस्तुनिष्ठ, क्या उसके पीछे रीज़न है, उसकी बात करनी है। तो साइंटिफिक रिसर्च जो होती है, वैज्ञानिक शोध जो होती है, वो क्या होती है? एक सिस्टमेटिक, एक व्यवस्थित, पहले ये होगा फिर ये होगा, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। आगे समझ में आएगा धीरे धीरे आपको। तो क्या होता है साइंटिफिक रिसर्च? ऐसा नहीं कि कभी ऐसी बात कर रहे हैं कभी वैसी बात कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित ढंग से। और एक ऑब्जेक्टिव होता है उसका, है ना, एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक वस्तुनिष्ठ ढंग से। हम क्या करते हैं यहाँ पे? हम उत्तर देते हैं, हमको आंसर देना है किन्हीं प्रश्नों का। ठीक है, प्रश्न कौन से हैं? जो हमारी समस्या है, जो हमको आगे आपको समझ में आएगा कौन सी समस्या है, उन समस्याओं को क्या करना होता है? हमको आंसर देना होता है। ठीक है, तो उस समस्या को आंसर देने के लिए क्या तरीका है? एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव तरीका कौन सा है? साइंटिफिक रिसर्च है। मान लीजिए क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऐसा क्यों होता है? सवाल ये है, प्रॉब्लम ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग ऐसी क्यों होती है? उसके पीछे क्या है? एक वैज्ञानिक शोध है, सिस्टमेटिक तरीके से बताया कि ऐसे ऐसे होता है, और उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव भी है। चलिए अब हम बात करेंगे, अगली जो है हमारा वो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड रिसर्च। ठीक है, एक अच्छी शोध के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या उसके वस्तुनिष्ठता होती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी अच्छी शोध के। ये मान के चला जा रहा है कि आपको एक गुड रिसर्च क्या होती है वो मालूम है होगी। ठीक है, अब गुड रिसर्च में कुछ ऐसा बड़ा वो नहीं है, बस ये है कि सारी चीज़ें कैसी होंगी? सिस्टमेटिक होंगी, वो रिलायबल होंगी, वो वैलिड होंगी। ठीक है, ये सब बातें होती हैं, उसमें डिज़ाइन होगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम एक अच्छी रिसर्च। ठीक है, तो एक अच्छी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि इसमें हमको क्या करना है? हमको प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना है हमको। और किसकी मदद से? वैज्ञानिक विधियों से, है ना। कौन सी विधियां? जो अभी बताया आपको, साइंटिफिक प्रोसीजर, है ना। वैज्ञानिक विधियों की मदद से हमको क्या करना है? हमको जो हमारा प्रश्न है उसके उत्तर प्राप्त करना है। ठीक है, किसकी मदद से? लेकिन वैज्ञानिक विधियों की मदद से। ठीक है, किसी भी एक अच्छी रिसर्च का, एक अच्छी शोध का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमको उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना है, किसकी मदद से? साइंटिफिक प्रोसीजर्स की मदद से। ठीक है, हमको इसी के साथ साथ क्या प्राप्त करना है, और ये आप नोट करते चलें जो जो बता रहे हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसी के साथ साथ और क्या करना है हमको ट्रुथ की खोज करनी है। हमको जो सत्य है उसकी खोज करनी है, और जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। ठीक है, नॉट डिस्कवर्ड, जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई है। आई थिंक जो हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा 2022 में ही कुछ सवाल आया था इससे संबंधित। ठीक है, तो जो अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है उसकी भी क्या करनी है? हमको उसकी खोज करनी है। अब जैसे बल्ब का आविष्कार तो हो गया है ना, मतलब लाइट का, प्रकाश का आविष्कार तो हो गया है। तो अब लाइट पे हम फोकस ना करके क्या करेंगे? हम उसमें एलईडी या इस प्रकार का जो है, जो नॉट डिस्कवर्ड है अब लेकिन सच है, उसके बारे में हमको, ये हमारा अच्छी शोध का ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपको मान लीजिए आपको लर्निंग पे शोध करना है। ठीक है, हमको मेमोरी पे शोध करना है, स्मृति के ऊपर। किसी को एनवायरनमेंट के ऊपर शोध करना है, एनवायरनमेंट एंड नेचर एंड नर्चर की जो बात है उस पर शोध करना है। ठीक है, तो इस सब के लिए क्या एक ही प्रक्रिया अगर अपनाएंगे तो सही होगा? इन सब के लिए अगर एक ही प्रकार से अध्ययन किया जाए तो क्या सही होगा?
है ना, इनके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो सबका जो शोध अध्ययन है वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। एक सोशियोलॉजी वाला बच्चा और एक साइकोलॉजी वाले बच्चे के शोध में हो सकता है फर्क हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन माना जाता है कि शोध अध्ययन में आपको ये डिफरेंसेस देखने मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं का क्लासिफिकेशन किया गया है 4 मुख्य तरीकों से, उनको अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रही हैं 3 प्रकार की। ये है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं अन्वेषणात्मक अनुसंधान। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़ कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़, और चौथे को अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है। एक ऐसी स्टडी, एक ऐसा अध्ययन, अन्वेषणात्मक अनुसंधान अध्ययन, कैसे लिखेंगे आप, अन्वेषणात्मक अनुसंधान अध्ययन। इसके अंदर क्या होता है कि हमको क्या चाहिए, हमको मान लीजिए किसी के बारे में न्यू इनसाइट्स चाहिए, है ना, हमको नई अंतर्दृष्टि चाहिए किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे कौन सी रिसर्च स्टडीज़ होंगी, वहाँ पे होंगी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़। उसके अंदर क्या करना है, हमको वहाँ पे एक्सप्लोर करना है चीज़ों को। ठीक है, हमको उसको और जानना है। जैसे मान के चलिए लर्निंग में पहले से काफ़ी सारी थ्योरीज थी, लेकिन इनसाइट लर्निंग ऐसा नहीं है कि अंतर्दृष्टि यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए इनसाइट लर्निंग की बात कर रहे हैं, बस एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं। देखिए लर्निंग की बात करें, अगर अधिगम की बात करें, पहले से हमारे पास कौन कौन है, पहले बंडूरा थे हमारे पास, और भी क्या नाम था उनका, पावलोव थे और स्किनर थे। ठीक है, ये लर्निंग पे काम कर रहे थे। लेकिन जो आपके आए कौन, कोहलर, है ना, कोहलर को था कि नहीं इसमें और कुछ नया हमको मिल सकता है, कुछ न्यू इनसाइट्स मिल सकती है, तो उनने कौन सी की होगी, उन्होंने अपने ज़माने में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़ की होगी, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको और फेमिलियर होना था इस कॉन्सेप्ट से कि अधिगम होता कैसे है, लर्निंग होती कैसे है, उसके अंदर उनको और न्यू इनसाइट्स चाहिए थे। ठीक है, तो अब किसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा आपके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़ का। ठीक है, तो ये हुआ पहला वाला अध्ययन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़। दूसरा है हमारे पास डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़, यानी कि निदानात्मक अनुसंधान अध्ययन। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हमको ये जानना है कि अगर कोई चीज़ घट रही है, कोई चीज़ अगर हो रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना, उसकी आवृत्ति क्या है, कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार हो रहा है वो चीज़। ठीक है, उसके बारे में हमको जानना है, तो उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़, निदानात्मक अनुसंधान अध्ययन। ठीक है, कि किसी ए चीज़ का बी से क्या संबंध है और उनके बीच क्या आवृत्ति है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बीच की फ्रीक्वेंसी के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं डायग्नोस्टिक, जो आपके उतना काम का नहीं है अगर हम NTA नेट की बात करें तो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा डायग्नोस्टिक वाली ये होती है। अब बात करेंगे तीसरा जो हमारे पास है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्णनात्मक बोल सकते हैं, वर्णनात्मक अध्ययन, अनुसंधान अध्ययन। ठीक है, इसमें देखिए डिस्क्राइब क्या होता है, डिस्क्राइब में बोलते हैं वर्णन करिए, है ना, डिस्क्राइब योर सेल्फ, आप क्या करेंगे, स्वयं का वर्णन करेंगे। लेकिन आप रिसर्च स्वयं पे तो नहीं कर रहे हैं ना, आप किस पे कर रहे हैं, आप दूसरों पे कर रहे हैं। ठीक है, किसी ए पर्सन पे कर सकते हैं, या किसी एक फैमिली पे कर सकते हैं, या किसी देश पे कर सकते हैं रिसर्च। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, किसी भी इंडिविजुअल का हो सकता है, ग्रुप में हो सकता है, या किसी परिस्थिति का हो सकता है। जैसे अभी वो जो हादसा हुआ है उड़ीसा वाला, है ना, वहाँ पे जाके आपको रिसर्च करना है कि ऐसे क्यों हुआ, वहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है, जो भी करना है आपने वहाँ पे रिसर्च। तो अगर आप किसी को ऐसे ध्यान रखेंगे तो किसके अंदर गिरेगा, वो आपके गिरेगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़ के अंदर। आप क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं वहाँ पे, चाहे ए पर्सन का, चाहे किसी फैमिली का। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, तो 3 देख लिया आपने। पहली है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़, इसमें आपको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, न्यू इनसाइट्स आपको चाहिए, नवीन अंतर्दृष्टि चाहिए आपको। दूसरा आपके पास है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़, इसमें क्या करना है, सॉरी ये था आपका डायग्नोस्टिक वाला। ठीक है, इसमें निदान की बात करते हैं, निदानात्मक की बात करते हैं कि कोई चीज़ की फ्रीक्वेंसी क्यों है, बार बार क्यों हो रहा है, और यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वाले में आप वर्णन करेंगे। अब हम बात करते हैं चौथी वाली जो आपके मोस्ट IMP काम की है, वो कौन सी है, वो है आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं, यानी कि प्रयोगात्मक अध्ययन। ये आपके जो है लिख लीजिएगा आप, प्रयोगात्मक अध्ययन। और इनका एक और नाम है, वो क्या है, वो है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज। ठीक है, परिकल्पना या प्राककल्पना, प्राककल्पना, परीक्षण, टेस्टिंग, अनुसंधान अध्ययन। ठीक है, परिकल्पना, परीक्षण, अनुसंधान अध्ययन भी इसको कहा जाता है, या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी। किसी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी या अध्ययन में या रिसर्च में क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप प्रयोग करेंगे।
क्या करेंगे आप यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या स्थापित करते हैं आप वहाँ पे, एक रिलेशनशिप स्थापित करना चाहते हैं आप, है ना। और ये रिलेशनशिप, ये संबंध किसके बीच में होता है, संबंध किन के बीच में होता है, ये संबंध होता है चरों के बीच में, ठीक है। यानी कि आपके वेरिएबल्स हैं, इनके बीच आप क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है आपके पास होता है अ हाइपोथेसिस, ठीक है। एक परिकल्पना या एक प्राकल्पना होती है आपके पास, जिसके आधार पर क्या करते हैं आप संबंध जांचते हैं कि और इन चरों के मध्य में कोई संबंध है या नहीं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉजल रिलेशनशिप। क्या ये चीज़ जो हो रही है इसके पीछे कोई कारण है क्या, कारण बताओ, नोटिस, क्या इसके पीछे कोई कॉज है क्या, है ना। ए को मैनिपुलेट करने से बी की हरकतों में कुछ सुधार आ रहा है या खराब हो रही है, इसके पीछे कोई कॉज है क्या, इसके पीछे कोई कारण है क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, ठीक है। तो कोई मान लीजिए, अब देखिए कैसे आपको याद रहेगा, कोई मान लीजिए ये पूछ रहा है कि आप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ वेरिएबल होंगे, आपके पास कुछ क्या होंगे, चर होंगे, वेरिएबल्स होंगे, और आप क्या करेंगे, किसी एक चर का दूसरे चर के साथ संबंध देखेंगे, उसके टेस्ट करने के लिए क्या होगा, आपके पास एक हाइपोथेसिस होगा। तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर, यानी कि प्रयोगात्मक अध्ययन के अंदर आएगा वो। आप क्या करना चाहते हैं वहाँ पे, आप प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो रिसर्च अध्ययन में फिर से 4 देखते हैं एक बार फिर से करके। सबसे लास्ट में कौन सा था हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तीसरा कौन सा था हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। दूसरा कौन सा था हमारे पास, डायग्नोस्टिक स्टडीज़। और पहला कौन सा था हमारे पास, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज़, ठीक है। ये मेन, इनके बीच आपको डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करेंगे हम क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्च, ठीक है। एक अच्छी शोध की गुण क्या है, एक अच्छे शोध के या अच्छी शोध अध्ययन के गुण क्या है। कुछ क्वालिटीज़ होती है ना, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके अंदर भी क्या है, कुछ गुण हैं कि आप तेज़ भाग सकते हैं, आप खाना अच्छा बना सकते हैं, आप 12 घंटे सो सकते हैं। इस प्रकार से कुछ ना कुछ क्या होते हैं आपके अंदर, गुण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी शोध के अंदर क्या होते हैं, गुण होने चाहिए अच्छे वाले। सबसे पहले गुण की बात करें तो क्या है वो, कि वो क्या होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। एक अच्छी शोध कैसी होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, ठीक है। इसी तार्किक के अंदर आप डिडक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं आप स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं। और दूसरा किसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इंडक्टिव अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग या इंडक्टिव सोच का, जिसमें क्या करते हैं आप जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, ठीक है। तो पहली क्वालिटी क्या है कि लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए वो। और तार्किक कैसे होगी कि उसके अंदर क्या होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ लॉज होंगे, ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए, एक अच्छी शोध को लॉजिकल होना चाहिए। चलिए ये है फिर कुछ अगले पॉइंट्स, एक अच्छी शोध को कैसे होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए आपकी जो रिसर्च है वो, ठीक है। एक आपकी जो शोध है वो कैसी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, यानी कि व्यवस्थित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, आप करने से पहले ही आप क्या बता देंगे, कुछ स्टेप्स बता देंगे, कुछ रूल्स बता देंगे, आप नियम बता देंगे कि हम इस प्रकार से हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आप जो है गैसिंग वगैरह आप जो है करना बंद कर देंगे। आपको मालूम है कि हाँ व्यवस्थित है, मतलब अगर ऐसे ऐसे करेगा ये कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी पर्सन है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। व्यवस्थित पहले से ही आपने क्या कर दिया, इसको व्यवस्थित बता दिया, ताकि अंत में नहीं कि शायद हाँ ये ने इस वजह से किया होगा इसलिए ऐसा हो सकता है। पूरा क्या होगा, वेल डिफाइंड, अच्छे से होगा, सिस्टमेटिक तरीके से होगा। अगला क्या है, अगला है आपका एम्पेरिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रयोग सिद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आपकी अच्छी रिसर्च कैसी होगी, प्रयोग सिद्ध होगी। इसका मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए रिसर्च की और उसके बाद क्या निकाला, आपने कोई कंक्लूजन निकाला, ठीक है, कोई निष्कर्ष निकाला आपने, तो आपको जो निष्कर्ष है हवाई बातें नहीं होनी चाहिए आपके निष्कर्ष में, ठीक है। आपके निष्कर्ष में हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। उनके लिए क्या चाहिए, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए एविडेंसेस मांगते हैं, ठीक है। एविडेंस होने चाहिए आपके पास। और जो एविडेंस कहाँ से गलत बोल रहे हैं, कहाँ से कलेक्ट करेंगे आप कलेक्ट करेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, ठीक है। आपने जो अनुभव किया है रियल लाइफ में, उसके बाद जो आपके पास डेटा आएगा, है ना, उसके आधार पे आप कंक्लूड करेंगे, ठीक है। एक अच्छी शोध का कंक्लूजन किस पे बेस्ड होगा, प्रयोग सिद्ध होगा वो। मतलब जो अच्छी रिसर्च है कैसी होगी, एम्पेरिकल होगी। इसका मतलब कि आपने जो भी कंक्लूजन निकाला है वो किसके आधार पे होगा, वो एविडेंसेस के आधार पे होगा। और एविडेंसेस कैसे होंगे, रियल लाइफ पे बेस्ड होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो बात करते हैं स्किनर बॉक्स वाली, है ना। स्किनर बॉक्स की बात करें तो उसने क्या किया होगा, स्किनर ने, BF स्किनर सर ने क्या किया होगा कि ऐसा नहीं कि एक चूहे पे करके देख लिया तो हो गया, 2 चूहे पे किया होगा, 3 पे किया होगा, एक्सेट्रा, इस प्रकार से, है ना। तो रियल लाइफ में उन्होंने देखा कि हाँ ऐसा हो रहा है। इस वजह से क्या बन गई, आज हमारे पास थ्योरी बन गई रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट वाली,
ठीक है, तो समझ रहे हैं आप, उन्होंने क्या किया, हवाई बातें नहीं कर दी कि जो पावलोव ने कहा हम कुछ अलग कहेंगे इसलिए हमने ऐसा कर दिया, नहीं, रिसर्च की और फिर क्या किया, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उनको जो है अनुभव मिले, उसके आधार पे उनके पास एविडेंसेस थे कि हाँ हमारे पास 100 चूहे हैं, हज मतलब 100 चूहे हैं वो जो चले यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसके आधार पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि रीइंफोर्समेंट जरूरी होता है, ठीक है, ओके, तो प्रयोग सिद्ध होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए अगला है वैलिड एंड वेरीफाइबल, कैसा होनी चाहिए अच्छी शोध, वैलिड होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप नाम से ही, है ना, और वेरीफाइबल होनी चाहिए। वेरीफाई कौन करेगा, वेरीफाई करेंगे दूसरे, है ना, सत्यापित होनी चाहिए ये शोध जो है, सत्यापन योग्य होनी चाहिए, ठीक है, वैध होनी चाहिए या फिर मान्य होनी चाहिए, जो आप कहना चाहें, मान्य होनी चाहिए एंड सत्यापन योग्य होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी रिसर्च के अंदर क्या करते हैं आप करते हैं ऑब्जर्वेशन, है ना, आप प्रेक्षण करते हैं और आप क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को कि ऐसे ऐसे होगा। तो ये सब कैसे होने चाहिए, और जो डेटा कलेक्ट करने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जो उपकरण लेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो भी कैसे होनी चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा नहीं, मान लीजिए आप किसी का पानी का सैंपल ले रहे हैं तो किसी का 5 लीटर का पानी का सैंपल लिया और किसी का 2 ही लीटर का ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, सबका बराबर आप पानी का सैंपल लेंगे या एक्सेट्रा कोई भी चीज़ का लेंगे। किसी को मान लीजिए आपने IQ टेस्ट दिया और किसी को एप्टीट्यूड का टेस्ट दे दिया या किसी को पर्सनैलिटी का टेस्ट दे दिया, तो ये तो डिफर करेगा ना, सबको क्या होने चाहिए, समान हक मिलना चाहिए, आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, जो है सब जो है कैसे रहेंगे, समान रहेंगे, तो ये वैलिड रहनी चाहिए एंड वेरीफाइबल रहनी चाहिए। आज से 10 साल बाद कोई आएगा तो वो भी चेक करेगा तो उसको सत्यापित करते बनना चाहिए कि आपने जो भी फाइंड किया है वो सत्यापित करने योग्य है या नहीं है, कि आप जो भी कंक्लूजन दे रहे हैं आपकी जो है रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए, आप जो भी कंक्लूजन दे रहे हैं वो किसके आधार पे दे रहे हैं वो हम चेक कर सकें, है ना, आपको झूठा साबित करने के लिए कि आप तो ऐसे ही अपनी रिसर्च पब्लिश करना चाहते हैं इसलिए आपने बता दिया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैलिड एंड वेरीफाइबल होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्या बचता है, अगला हमारे पास है डेवलप्स थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, किसका निर्माण करेंगे, अब आप यदि शोध कर रहे हैं तो किसका निर्माण करते हो आना चाहिए, उनसे सिद्धांतों का निर्माण करते आना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छी शोध कभी होगी जब उससे क्या कर सकें, हम थ्योरीज डेवलप कर सकें, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी रिसर्च है, उसमें क्या किया आपने, लोगों को ऑब्जर्व किया, उनका डेटा लिया आपने और उसके आधार पे आप कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं, आपने बताया कि हाँ ऐसा होता है, रीइंफोर्समेंट सबके साथ होता है ना, चूहे के साथ, जानवर के साथ, इंसानों के साथ, सबको रीइंफोर्समेंट की प्रबलन की आवश्यकता होती है। उसके आधार पे क्या किया आपने, जब इतने सारे डेटा आपके पास आ गया, ठीक है, क्योंकि जो भी आपने चर लिए थे अपनी स्टडी के अंदर, जो भी वेरिएबल्स लिए थे अपने अध्ययन के अंदर, वो ये साबित करते हैं, है ना, कि आप जो है रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता है, तो इससे क्या होगा, आप अपनी जो रिसर्च है इसको क्या कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी कि क्या कर सकते हैं, उसको जनरलाइज कर सकते हैं, आम जनता के ऊपर उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेश कर सकते हैं, ठीक है, और फिर क्या बन जाएंगे, वो थ्योरीज बन जाएंगे, सिद्धांत बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका अगला वाला, और लास्ट में बच गया क्या हमारा, वो है रेप्लिकेबल। रिसर्च कैसी होनी चाहिए, रिसर्च कैसी होनी चाहिए अच्छी वाली, उसको हम क्या कर सकते हैं, हम अनुकरणीय होनी चाहिए वो, ठीक है, रेप्लिकेबल होनी चाहिए, उसको हम रेप्लिका बना सकें उसका, ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए, रेप्लिकेबल होनी चाहिए, ताकि मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन आके भी क्या कर सके, उसकी वैधता जांच सके कि ये वैलिड है या नहीं है। मान लीजिए आपने रिसर्च की एक बच्चों के ऊपर और बूढ़ों के ऊपर, और आपने बोला कि बच्चे जो हैं बूढ़ों से परेशान हो चुके हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है दूसरा वाला ये बोलता है नहीं बच्चे और बूढ़े तो साथ में रहते हैं, तो ये क्या करेगा, आके आपकी स्टडी देखेगा और देखेगा ये वैध है या नहीं है, ठीक है। तो क्या कैसी होनी चाहिए अच्छी रिसर्च, रेप्लिकेबल होनी चाहिए। तो जो भी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो भी आपके प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है, आपने ऑलरेडी बता चुके हैं एक बार शायद पहले एथिक्स वाले केस में, है ना, जो भी प्रक्रिया है आपकी, जो भी रिजल्ट आए हैं आपके, जो भी आपने डिज़ाइन का इस्तेमाल किया है, जो भी आपने अभिकल्प का इस्तेमाल किया है ना, वो सब क्या हो, आप उसको रेप्लिकाई कोई कर सके और देख सके कि हाँ आपने जो बताया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब जो अभी आपने देखे ये सब क्या थे, एक अच्छी शोध के गुण थे, है ना। क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च कैसी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, वैलिड एंड वेरीफाइबल होनी चाहिए, थ्योरीज डेवलप करते आना चाहिए उनसे, एंड रेप्लिकेबल होनी चाहिए, ठीक है, और एम्पेरिकल होनी चाहिए। चलिए अगला जो आपको देखना है इंपॉर्टेंट काम का, वो क्या है, आपके स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। किसी भी रिसर्च प्रोसेस के अंदर, किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया में या किसी भी अनुसंधान अध्ययन के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, पहले क्या होता है, पहले आप पतीला उठाते हैं, उसको गर्म तवे पे रखते हैं, नहीं तवे पे नहीं, स्टोव पे रखते हैं, देन उसमें पानी डालते हैं, देन उसमें दूध डालते हैं, देन शक्कर डालते हैं, देन ये डालते हैं, और अंत में जाके क्या बनती है आपकी, अंत में जाके आके आपकी चाय बनती है। ठीक उसी प्रकार से आपकी रिसर्च प्रक्रिया में भी इसी प्रकार के स्टेप हैं, और इसको ध्यान रखें आप,
कि ये स्टेप्स सेम रहेंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, चाहे आप पेपर 1 पढ़ें, चाहे आप पेपर 2 पढ़ें, चाहे आप पेपर XYZ कुछ भी पढ़ें। रिसर्च प्रोसेस के ये स्टेप्स जो है अभी तक स्टेब्लिश्ड हैं, ये वेल स्टेब्लिश्ड हैं, और हर रिसर्च प्रक्रिया जो है इसी के द्वारा मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जाती है। सबसे पहले बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सवाल मतलब आपको घुमा फिरा के पूछेंगे तो ये इसको अगर आप क्लैरिटी हो जाएगी तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या है, वो है आपकी समस्या की पहचान, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जो है सबसे पहला स्टेप है किसी भी रिसर्च प्रक्रिया का, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का। सबसे पहला स्टेप क्या है, समस्या की पहचान। ठीक है, समस्या की पहचान जो है कौन सा है, आपका पहला नंबर का स्टेप है। इसके अंदर क्या करते हैं हम जो प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कैसे हो सकता है कि मान लीजिए ऐसे कौन से इवेंट हैं या ऐसी कौन सी कॉज है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। लोग एग्रेशन में गुस्सा क्यों करते हैं और लोग हंसते क्यों हैं बहुत ज़्यादा बिना वजह, इसके पीछे कौन से ऐसे इवेंट हैं, कौन से ऐसे कारक हैं या कौन से ऐसे फैक्टर हैं या कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से ये ऐसा जो व्यक्ति है बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनाते हैं आप, एक शोध का प्रश्न बनाते हैं कि हमारे शोध में प्रश्न ये है, रिसर्च क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं आप, अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। शोध समस्या जो है आपकी, रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको क्या करते हैं, उसका निर्माण करते हैं कि हमको इस रिसर्च के माध्यम से हमको फाइंड क्या करना है, हमको ढूंढना क्या है, वो आप देखते हैं। ठीक है, मतलब रिसर्च समस्या तो है हमारे पास, रिसर्च की प्रॉब्लम है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट, मान लीजिए कोरोना है, उससे व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, तो उसने सोच लिया, लेकिन इसमें फाइंड क्या करना है, उसको एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है, वो क्या रहेगी उसकी रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेगा कि हमको फाइंड क्या करना है ताकि उसकी जो रिसर्च है उसी डायरेक्शन में जाए, उसी दिशा में जाए। ठीक है, इसके भी कुछ पहलू होते हैं, क्या होते हैं वो, कि पहले कभी उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना प्लेगियरिज्म हो चुका है। ठीक है, और वो जो दूसरी चीज़ है वो अवेलेबल टू इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, है ना, कि ताकि हम उस पर शोध कर सकें, देख सकें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है जो रिसर्चर है वो क्या करता है, यहीं पे स्टेप आता है कौन सा आपका, स्टेप 2 नहीं है, उसी के अंदर है ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर का क्या करता है वो रिव्यू करता है। ठीक है, अगला स्टेप नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्टेप 1 ही चल रहा है। स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान, कि समस्या है क्या, किसको दूर करना चाहता है रिसर्चर। उसके लिए क्या करेगा वो देखेगा, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है कि ऑलरेडी जो पहले से काम करके रखा हुआ है वो सब उसके अंदर नॉलेज होता है। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, सॉल्वेबल प्रॉब्लम को देखने के लिए, पहचानने के लिए क्या करता है वो लिटरेचर देखता है, ताकि क्या हो सकता है उसे मदद मिलती है। वो डुप्लीकेट नहीं करेगा, ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है वो छोड़ देगा, उसको करेगा ही नहीं इस प्रॉब्लम के ऊपर, या फिर उससे कुछ करना है तो उसको नए इंसाइट मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, उसको मालूम है कि हाँ पिछली स्टडी में, मान लीजिए किसी पर्सन ने स्टडी की थी 1920 में। ठीक है, 1920 में स्टडी की थी, उसने वेरिएबल्स लिए थे, मान लीजिए महिला और पुरुष। ठीक है, इस प्रकार से लिए थे महिला और पुरुष, तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये लिए चुके हैं, और जो महिला और पुरुष थे दोनों क्या थे, 18+ थे। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो 18+ ना लेके क्या हो सकता है, चाइल्ड को ले ले, बच्चों को ले ले, या फिर बूढ़ों को ले ले। ठीक है, तो ये मदद किससे मिलेगी, मदद मिलेगी रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। ठीक है, ये तो जस्ट एग्जांपल है, इसी प्रकार के और कई चीज़ें भी उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर के माध्यम से मिल सकती हैं। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऐसा नहीं है बहुत बोर है, इसके भी कई सारे एक्साइटिंग बेनिफिट्स हैं। अब चलते हैं अगले पड़ाव के ऊपर, वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है हमारा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अब क्या करेगा वो, परिकल्पना का निर्माण करेगा। पहले स्टेप में क्या किया उसने समस्या की पहचान कर ली कि हमारी जो है समस्या ये है। समस्या क्या है, हमारी समस्या ये है, उसने पहचान कर ली है। ठीक है, समस्या की उसने पहचान कर ली, और उसी के साथ क्या कर दिया उसने, ROL कर लिया, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कर लिया है। उसको मालूम है क्या करना है मेरी शोध के अंदर और क्या नहीं करना है, उसको एक जनरल आइडिया आ चुका है। अब क्या करेगा वो, अब करेगा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अब किसका निर्माण करेगा वो हाइपोथेसिस का निर्माण करेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाइपोथेसिस क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, ये जो समस्या है इसका पीछे उत्तर यहीं पर मिलता है। ठीक है, तो इसकी शोध का जो समस्या यहाँ पे मिलेगी और उसका उत्तर कहाँ पे मिलेगा, उसके इसी हाइपोथेसिस के अंदर होगा। आपको ऑलरेडी मालूम है नल वाला होता है, अल्टरनेटिव होता है, उसको आगे देखेंगे, लेकिन हाइपोथेसिस जो होता है अल्टरनेटिव वाला वो रिसर्चर का होता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहीं पे निर्माण करेगा वो हाइपोथेसिस का कि मेरी समस्या का उत्तर मुझे यहीं पर मिलेगा।
ठीक है। तो मान सकते हैं स्किनर के केस में क्या हो सकता है, नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि रीइंफोर्समेंट और जो पशु है उसके व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं है, मतलब कोई भी अंतर नहीं है। और अल्टरनेटिव क्या होगा कि उनके बीच में अंतर है, ठीक है। ये आगे बताएंगे आपको ये सब क्या होता है, लेकिन इतना ध्यान रखिए आपका जो उत्तर है उस समस्या का कहाँ पे मिलेगा, आपको इसी स्टेप के अंदर मिलेगा, सेकंड नंबर के स्टेप के अंदर, जहाँ पे क्या करेंगे आप परिकल्पना का निर्माण करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करेंगे। आपकी जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, इंग्लिश में ही ध्यान रखिए, टेंटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है हाइपोथेसिस। और जो क्या शो करता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या शो करता है, याद करिए अभी बताया था आपको, रिलेशनशिप, संबंध बताता है। किसके बीच संबंध, आपकी स्टडी में क्या होते हैं, आपके अध्ययन में क्या होते हैं, आपके अध्ययन में होते हैं चर, आपके अध्ययन में क्या होते हैं, चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स एग्जांपल के तौर पे ए एंड बी हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या है, एक ऐसा टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक ऐसा टेंटेटिव स्टेटमेंट जो क्या बताता है, जो संबंध बताता है वेरिएबल ए एंड बी के मध्य में, या वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी आपने लिया है उनके बीच क्या संबंध है। दो ही चीज़ें होंगी, या तो संबंध है या संबंध नहीं है ना। और वो कहाँ पे होता है, आपके अध्ययन के अंदर होता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस का काम क्या है, टेंटेटिव स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा कथन है जो हमको क्या बताता है, या तो ए और बी के बीच में संबंध है, ठीक है, या फिर ए और बी के बीच में संबंध नहीं है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, ये ध्यान मत रखें, बस जो बोला वो ध्यान रखें कि या तो संबंध होगा किसी दो वेरिएबल के बीच में या नहीं होगा। ये हमको कैसे मालूम पड़ता है, ये हमको मालूम पड़ेगा देख के हमारा हाइपोथेसिस, ठीक है। दो स्टेप देख लिए, अब चलते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर। और हाइपोथेसिस परिकल्पना निर्माण भी आसान नहीं है, उसके लिए भी दिमाग लगता है। तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, तीसरा हमारे पास है आइडेंटिफाइंग। हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, मैनिपुलेट करना है एंड कंट्रोल करना है। किसको करेंगे बताइए, सोचिए ज़रा, किसको कंट्रोल करेंगे हम, वेरिएबल्स को, ठीक है, जो हमारे चर हैं हमारे अध्ययन के अंदर उनको, ठीक है। तो इनको आइडेंटिफाई करना है कि लें किसको हम रिसर्च में, ठीक है। चाहे हमको मेमोरी को लेना है, चाहे लर्निंग को लेना है, चाहे हमको अटेंशन को लेना है, हमारे इसके अंदर वेरिएबल कौन सा होगा, कौन से चर होंगे, उसकी हम बात करेंगे। आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको मैनिपुलेट करना है। किसको मैनिपुलेट करेंगे हम, इंडिपेंडेंट को करते हैं, मालूम है आपको ऑलरेडी, ठीक है। और कंट्रोल किसको करते हैं हम, कंट्रोल करते हैं हम एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स को, ठीक है, एक्स्ट्रानियस को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये होगा तीसरा स्टेप आपका। आपने पहले में क्या किया, पहले में आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का निर्माण किया, समस्या का निर्माण नहीं किया, समस्या को पहचान किया आपने। दूसरे में क्या किया आपने, हाइपोथेसिस निर्माण किया आपने, परिकल्पना का निर्माण किया कि हमारा देखिए ये उत्तर हो सकता है, ठीक है, हमारा क्या हो सकता है, भविष्य में जाके रिसर्च कंप्लीट होगी तब ये उत्तर हो सकता है। तीसरा क्या आया आपके पास कि हमको ये उत्तर साबित करने के लिए कि ये उत्तर हमारा है, हमको हमारे पास क्या उपलब्ध है, हमारे स्टडी में चर हमारे पास उपलब्ध हैं, वेरिएबल्स उपलब्ध हैं। वेरिएबल को क्या कर सकते हैं हम, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उनको आइडेंटिफाई भी तो करना होगा। अगला जो आता है चौथा स्टेप हमारे पास, वो क्या है, वो है शोध अभिकल्प, ठीक है। शोध अभिकल्प है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। पहली बार देख रहे होंगे इस तरह से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अब जब तीसरा स्टेप में जब हमारे पास वेरिएबल सब रेडी है कि अच्छा ऐसे करेंगे, मतलब इसको कंट्रोल करेंगे, इसको हमको नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए हमको मालूम पड़ गया। अब अगला स्टेप क्या आ गया हमारे पास, चौथे नंबर का रिसर्च डिज़ाइन का स्टेप आ चुका है, ठीक है। तो आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है ये क्या होता है, एक प्रकार से ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। एक प्रकार से क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है उन सभी प्रक्रियाओं का जो आप क्या करने वाले हैं, जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं, किसके लिए, टेस्ट करने के लिए, है ना, उसका परीक्षण करने के लिए। किसका परीक्षण करने वाले हैं आप, हाइपोथेसिस का, ठीक है। या फिर हाइपोथेसिस क्या है, वही रिलेशन, है ना। और रिलेशन किसके बीच होगा, वेरिएबल्स के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो एक प्रकार से ब्लूप्रिंट होता है कि आप किस प्रकार से आपका जो भी उद्देश्य है रिसर्च का, ठीक है, उसमें आप जो भी वेरिएबल्स लिए हैं आपने उसको टेस्ट कैसे करेंगे, ऐसा पूरा ब्लूप्रिंट होता है कि हम ए वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, बी वाले वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो ये कितने कितने लेवल्स पे होगा वो सब आगे की बातें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ पे स्टैब्लिश की जाती है, यहीं पे स्टैब्लिश की जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शोध अभिकल्प, ठीक है। शोध अभिकल्प हम जिसको बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन, कि हमारी रिसर्च को हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि पहले वाले वेरिएबल ए यानी कि रिवॉर्ड को हम इस प्रकार से मैनिपुलेट करेंगे ताकि हमको क्या मिलेगा, हमारा जो लर्निंग है, अधिगम है, डिपेंडेंट वेरिएबल, उस पर हमको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। और भी कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, सारी चीज़ें आपकी नंबर 4 में होंगी, आपके रिसर्च डिज़ाइन के अंदर होंगी, ठीक है। आपके रिसर्च डिज़ाइन का मेन फंक्शन क्या होता है कि आपको उत्तर कैसे मिलेगा,
आपको उत्तर कैसे मिलेगा, किसका उत्तर मिलना है, जो आप ही के रिसर्च के सवाल हैं कि ऐसा क्यों होता है, कौन से इवेंट जो हैं इस प्रकार के बिहेवियर को बदलाव, इस प्रकार के बिहेवियर को लाते हैं। ठीक है, ये सब उत्तर को क्या करना है, प्राप्त करना है आपको। ठीक है, और वो उत्तर कैसे मिलेगा, यही जो आप मैनिपुलेशन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, उसके आधार पे आपको मिलेगा। ठीक है, और कोई भी रिसर्च डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए, है ना, मैनेजेबल होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। 4 स्टेप देख लिया आपने, रिसर्च डिज़ाइन आपने देख ली। अब इसी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर 2 चीज़ें और आती हैं, वो क्या है उनको भी देख लेते हैं। ये है आपका ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, और दूसरा कौन सा है आपका, सैंपल सिलेक्शन एंड डेटा सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि आपका प्रेक्षण एवं मापन के उपकरणों का निर्माण करेंगे आप, है ना, कंस्ट्रक्टिंग डिवाइसेस फॉर मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखिए आपने जो है अपनी रिसर्च डिज़ाइन कर ली। अब रिसर्च डिज़ाइन में आपने एक को इस कमरे में बिठाया, एक को इस कमरे में बिठाया। ठीक है, ये ए ग्रुप है और ये मान लीजिए बी ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे आप दिखा रहे हैं टीवी, यहाँ पे भी आपने दिखाया टीवी। तो इन सब के लिए ऑब्जर्व करने के लिए और मेजर करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी, कुछ ना कुछ डिवाइसेस की आवश्यकता होगी। ठीक है, उन्हीं को क्या करेंगे, उन्हीं का निर्माण करेंगे यहाँ पे हम इसके अंदर। ठीक है, कि हमको कौन से टूल्स लेना है, कौन से उपकरण लेना है हमारे रिसर्च के अंदर। ठीक है, और ये मेजर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लोग चाहिए। लोग कहाँ से मिलेंगे, आपको सैंपल सिलेक्शन से मिलेंगे। अगर आपको स्टडी के ऊपर करना है तो जा सकते हैं आप, हो सकता है अपने शहर के 10 स्कूलों में चले जाएं आप, वहाँ से नमूना लेके आ जाएं, है ना, नमूना चयन, सैंपल सिलेक्शन करना होगा आपको। ये सब कहाँ पे होगा, ये सब इसी के अंदर होगा। ठीक है, सैंपल आ जाएगा, डेटा सिलेक्शन भी करना होगा। ठीक है, सॉरी, डेटा कलेक्शन, सिलेक्शन नहीं, डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रहण भी होगा, है ना, डेटा संग्रहण भी करना होगा हमको। ठीक है, तो जिस भी प्रकार की हमारी स्टडी होगी, जिस भी प्रकार की हमारी अध्ययन होगा, उस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, सैंपल का चयन कर लेंगे। अगर हम बुजुर्गों पे कर रहे हैं तो छोटे से बुजुर्ग जाके ले लेंगे किसी लाफ क्लब से या किसी पार्क से, या फिर महिलाओं पे करना है तो जाके किसी हाउस क्लब से या कहीं से ला सकते हैं। छोटा छोटा सैंपल हम ले सकते हैं। और डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं हम, डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, केस स्टडी या फिर सर्वे के माध्यम से। ठीक है, इन 4 माध्यमों से भी क्या कर सकते हैं हम, जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और कलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होंगे हमको, ऑब्जर्वेट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए कौन से टूल्स हैं हमारे पास, उन सब का भी ध्यान रखना है। ये सब किसके अंदर आएगा, ये सब आएगा आपके शोध अभिकल्प के अंदर ही, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर ही आएगा। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर, और वो है हमारा कौन सा, स्टेप नंबर जो है 5। स्टेप नंबर 5 जो है वो कौन सा है, वो है हमारे पास डेटा एनालिसिस, डेटा विश्लेषण एंड इंटरप्रिटेशन, है ना, उसका विवेचन किस प्रकार से होगा। हमारे पास जो डेटा आ चुका है कि अच्छा ए ग्रुप इस प्रकार से करता है, बी ग्रुप इस प्रकार से करता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, हमको डेटा विश्लेषण करना होगा, डेटा एनालिसिस करना होगा। ठीक है, अब ये डेटा एनालिसिस कैसे होगा, इसके लिए हम या तो क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सांख्यिकी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम क्वालिटेटिव तकनीक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे हम डेटा विश्लेषण करने के लिए, क्या ध्यान में रखते हुए, जो रिसर्चर चाहता है, उसका जो मकसद है, उसी के आधार पे। ठीक है, और जिस प्रकार का डेटा हमको मिला है, ठीक है, जिस प्रकार का डेटा हमको मिला है और जो हमारे पर्पस है एक्सपेरिमेंट का, उसके आधार पे क्या कर सकते हैं हम, उसके आधार पे क्या कर सकते हैं हम, उसके आधार पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, जो भी डेटा हमारे पास है उसके आधार पे, और वो कैसा हो सकता है, वो तो या होगा पैरामेट्रिक, या फिर कैसा होगा, या फिर होगा वो नॉन पैरामेट्रिक, है ना, प्राचलिक और गैर प्राचलिक जैसे बोलते हैं, ये गैर वाला है, गैर प्राचलिक और प्राचलिक। ठीक है, तो पैरामेट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, पैरामेट्रिक सांख्यिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, डेटा भी आ चुका है। स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने उसका विश्लेषण भी कर लिया है, उसका हमने विवेचन भी कर लिया है कि अच्छा ये सब डेटा, ये डेटा इन लोग का है, ये डेटा इन लोग का है। हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की मदद से हम देख लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद हमारा कौन सा पहुँचेंगे हम पहुँचेंगे नंबर 6 पे, जहाँ पे क्या करेंगे, हम निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ड्राइंग कंक्लूजन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारा जो परिणाम निकला है उसका क्या करेंगे हम, परिणाम का आकलन, यानी कि निष्कर्ष आकलन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका जो परिणाम निकला है इसको हम आकलन करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, स्टेप नंबर 5 के अंदर ही एक बात और यहाँ पे, कि हमने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था,
हमने जो सांख्यिकीय विश्लेषण किया था, लिख देते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। हमने जो सांख्यिकीय विश्लेषण किया था उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, सांख्यिकीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या था यहाँ पे, कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है इसको क्या करना है, हमको इसको रिजेक्ट करना है। रिसर्च जो इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहा है उसका मकसद यही है ना कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, और अल्टरनेटिव वाला जो है यानी कि जो रिसर्चर हाइपोथेसिस है उसको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो सांख्यिकीय विश्लेषण का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का उद्देश्य यह है कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करें और इसको हम एक्सेप्ट करें, उसका उद्देश्य है, ये बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जनरली 95% केसेस में ऐसा ही देखा जाता है कि सांख्यिकीय विश्लेषण करते ही क्यों है, ताकि हम नल को जो है रिजेक्ट कर सकें और अल्टरनेटिव वाले को हम एक्सेप्ट कर सकें। चलिए, और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम जो हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, है ना, वो कब करना है हमको, वो डेटा गैदर करने के पहले ही कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगी, आप डेटा करने के बाद बोलेंगे हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे, तो आपको तो मालूम है डेटा किस प्रकार से आया है, तो उस प्रकार से आप हाइपोथेसिस बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बायस हो जाएगा, है ना, आप जो है पूर्वाग्रह कर सकते हैं वहाँ पे उसके साथ। ठीक है, अपनी रिसर्च के साथ। तो इससे बचने के लिए डेटा आपको कब गैदर करना है, स्टेप नंबर 2 में ही डेटा आप हाइपोथेसिस कब निर्माण करनी है, आपको सेकंड वाले स्टेप में ही निर्माण कर लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी लगा लिया, आपने देख लिया सारी चीज़ें आपके पास। अब क्या करेंगे, आप कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो कंक्लूड कैसे करेंगे आप यहाँ पे, या तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपका जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट या अप्रूव कब होता है, वो इसी फेज में या इसी स्टेज में होता है। ठीक है, कौन से नंबर की स्टेज में, 6th नंबर की स्टेज में। 5th में क्या होता है, उसका मकसद बस होता है, इसलिए आपको वहाँ बताया था, उसका मकसद बस ये है कि वहाँ पे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन हमने अब डेटा सब देख लिया, एनालिसिस कर लिया, अब क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो नल है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो यहाँ पे 6 नंबर के अंदर होगा। अब ये जो आखिरी है यहाँ पे, इसी के साथ लेक्चर भी समाप्त होगा। यहाँ पे ये वाला काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो 7 नंबर में क्या है, अब आपने सब चीज़ें कर ली, अब क्या करेंगे आप, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन। बहुत ही सिंपल, आपकी जो रिसर्च वगैरह पेपर पब्लिश होते हैं वो सब क्या है, यही सब है। आप क्या करेंगे, एक अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, आपने जो भी कहानी लिखी है स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक, जो भी आपके साथ हुआ, घटा, आपका ट्रैफिक में फंसे, जो भी आपके साथ हुआ, सारी चीज़ें कहाँ पेश करेंगे, आप इस रिपोर्ट के अंदर पेश करेंगे। और फिर ये रिपोर्ट को क्या कराएंगे आप, इस रिपोर्ट को आप पब्लिश कराएंगे, ताकि क्या हो, ये पब्लिक डोमेन में सबके पास अवेलेबल हो। भविष्य में हम, आप या कोई और प्राणी जाके उस पर क्या करना चाहे, रिसर्च करना चाहे या उसका रेप्लिकेट करना चाहे, तो उनको क्या मिले, आसानी मिले। ठीक है, आपने जितना भी, अगर आप अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसमें सारे स्टेप्स लिखे होंगे आपने, कि हमने इसको लिया था, ये हमारा कंसेप्ट है, ये वेरिएबल्स थे, इसको हमने ऐसे मैनिपुलेट किया, हमारा डेटा ये था, इसमें हमने ये तकनीक का इस्तेमाल किया। सारी चीज़ें A to Z आपको कहाँ बतानी है, A to Z सारी चीज़ें आप कहाँ बताएंगे, अपनी इसी रिपोर्ट के अंदर बताएंगे, और अंत में क्या कराएंगे, उसको आप पब्लिश कराएंगे। ठीक है, तो ये है आपका 7वें नंबर का स्टेप। तो इसी प्रकार से पहले स्टेप से लेके 7 स्टेप तक पूरे आपको याद होने चाहिए, कौन से स्टेप में क्या होता है, कौन से स्टेप में क्या होता है एंड कौन से स्टेप में क्या होता है। चलिए, एक बार यहाँ से यहाँ चल गए, अब हम चलते हैं उल्टा। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले मतलब सबसे आखिरी में क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो कर रहे थे आप, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन कर रहे थे, उसके पहले क्या किया आपने, कंक्लूजन ड्रॉ किया यहाँ पे। उसके पहले क्या किया आपने, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया। उसके पहले क्या किया आपने, रिसर्च डिज़ाइन की, शोध अभिकल्प बनाया। उसके अंदर आपके पास क्या किया आपने, ऑब्जर्व और मेजर करने के लिए आपके पास टूल्स का इस्तेमाल किया, और सैंपल वगैरह यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। तीसरे में क्या करते हैं आप, तीसरे में आप आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, है ना, उसको, और कंट्रोल करते हैं, किसको, आपके वेरिएबल्स को। सेकेंड नंबर में क्या करेंगे आप, हाइपोथेसिस निर्माण, परिकल्पना का निर्माण करेंगे। और फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, फर्स्ट स्टेप में आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आप करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। मदद करेगा आपको 1